देखो एक सामान्य अभिक्रिया के लिए और एक एग्जाम्पल कर देता हूँ वेग लिखने के, क्वेश्चंस इसके बहुत सारे हैं जो आपको निकालने हैं। एक सामान्य अभिक्रिया के लिए वेग, बहुत सारी रिएक्शंस में ये काम में आएगा। जैसे कॉमन रिएक्शन लिख लिया कोई भी, N1A ले लिया, N2B ले लिया, M1C ले लिया, M2D ले लिया, ठीक है। अब इसके लिए आपको रेट निकालना है, तो माइनस क्या लिखोगे, N1 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T। आपस में रिलेट करने के लिए स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट काम में लेना है, बाकी नहीं लेना है। -1 अपॉन N2 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1 अपॉन M1 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1 अपॉन M2 डेल्टा D अपॉन डेल्टा T। अब इसमें जिसकी भी रेट आपको निकालनी हो, A की निकालनी हो, B की निकालनी हो, C की निकालनी हो, D की, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने करा दिए, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं आपके, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, क्वेश्चन ही मान लो, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो आपको करना है। देखें, अमोनिया डिकम्पोज हो रही है N2 और H2 में, ठीक है। इस अभिक्रिया में फटाफट निकालना है आपको, अमोनिया का 2 मोल 1 मिनट में 2 मोल 1 मिनट में अपघटित होता है। तो अभिक्रिया वेग अभिक्रिया वेग तथा H2 के बनने की दर ज्ञात करो। यदि अमोनिया का आयतन आयतन 1 लीटर हो, ठीक है। कोई अभिक्रिया दे रखी है आपको, ये क्वेश्चन आपको लगाना है। कोई अभिक्रिया दे रखी है, अमोनिया है, अपघटित हो रही है, N2 बन रहा है, H2 बन रहा है। इस अभिक्रिया में अमोनिया का 2 मोल जो है 1 मिनट में अपघटित होता है। ये अपघटित होता है मतलब N2 और H2 बनते हैं। तो अभिक्रिया वेग की गणना करनी है आपको और H2 के बनने की दर निकालनी है। यदि अमोनिया का जो पात्र आपने लिया है, जो भी अमोनिया का आयतन आपको दिया है वो 1 लीटर है, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, जब भी अभिक्रिया वेग आपसे निकालना हो तो आपको औसत वेग निकालना है, यानी जो कोई से भी वेग का नाम नहीं ले तो उसमें आपको औसत वेग ही निकालना है। बाकी प्रारंभिक वेग, तात्क्षणिक वेग पूछेगा तो उसका पर्टिकुलर नाम लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे। तो अभिक्रिया वेग मीन्स आपको औसत वेग निकालना है, पहली चीज़, ठीक है।
औसत वेग निकालना है आपको, और औसत वेग का जो फॉर्मूला था आपको पता था पहले से, क्या था, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, रिएक्टेंट के बेस पे ले रहे हो तो साइन किसका आ जाएगा, नेगेटिव। अब आपको देखो कॉन्सेंट्रेशन जो दे रखी है 2 मोल, और वो भी कितने आयतन में, 1 लीटर में, तो 2 मोल पर लीटर चेंज हो रहा है 1 मिनट में। टाइम यदि 1 मिनट ले लें, अपना निकाला हुआ है टाइम डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा सी इक्वल टू दे रखा है 2 मोल पर लीटर, डेल्टा टी दे रखा है, निकाला हुआ है 1 मिनट, सेकंड में ले हो तो 60 सेकंड आप लिख सकते हैं। वैल्यू पुट करो तो वेग इज इक्वल टू 2 अपॉन 60, 2 अपॉन 60। ठीक है, नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन रिएक्टेंट को बताएगा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन 30। यूनिट क्या लगा दोगे, मॉल लीटर इनवर्स, और यहाँ पे अपने पास में क्या जाएगा, सेकंड इनवर्स। मिनट में भी निकाल सकते हो, मिनट में आ जाएगा सीधा ही 2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये तो आपके पास में आ गया क्या, अभिक्रिया वेग। इसमें सीधा फॉर्मूला लगा दिया डायरेक्टली, अपन ने क्या लगा दिया, डेल्टा सी अपन डेल्टा टी। अब देखो इसको इससे रिलेट करना है अपने को, H2 की अपने को कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी है, अमोनिया की घटने की दर के बेस पे आपको N2 और H2 निकालना है। इसके लिए आपको जो रेट का ये वाला फॉर्मूला आपने लिखना सीखा था इससे, तो सबसे पहले इस रिएक्शंस के लिए आपको अभिक्रिया वेग लिखना है, अभिक्रिया वेग। अब यहाँ पे आपको स्टोइकियोमेट्री, इसमें देखो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट कोई काम में नहीं आया, अमोनिया की घटने की दर डायरेक्ट बता दी अपने, ये वाली दर है। ठीक है, लेकिन जब एक से दूसरे को रिलेट करना हो तब अपने काम में आएगा। अभिक्रिया वेग बराबर क्या लिखोगे, 1 अपॉन स्टोइकियोमेट्री 2, क्या लिखोगे, डेल्टा NH3 जो भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, अपॉन डेल्टा टी। ये इक्वल्स टू होगा किसके, पॉजिटिव साइन आ ही जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट आ गया, यहाँ तक रिएक्टेंट था, तो यहाँ पे लिखा डेल्टा N2 अपॉन क्या लिखोगे, डेल्टा टी। ठीक है, नेक्स्ट में क्या आ रहा है, 1 अपॉन 3, यहाँ पे लिखा डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। अब देखो ये वाली चीज़ अपन पहले निकाल चुके हैं, अभिक्रिया वेग कितना था, 1 अपॉन 30 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब अपने को, और ये चीज़ किसकी दी, अमोनिया के घटने की दर अपन ने इसमें से निकाली, पूरी अभिक्रिया का वेग निकाल लिया अपन ने। अब अपने को पूछा इसमें अभिक्रिया, ये तो निकाल ली है, H2 के बनने की दर निकाल दी, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अपने, H2 के बनने की दर। अब H2 की बनने की दर ये वाली चीज़ अपने को पता है, इस चीज़ के इक्वल क्या लिखेंगे अपन, ये वाला लिख देंगे, तो नीचे क्या लिखेंगे, वेग इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 डेल्टा H2 अपॉन क्या लिखा, डेल्टा टी। ठीक है, इसकी वैल्यू पता है अपने को क्या था, यहाँ पे लिखा 1 अपॉन 30, अभी क्या वेग पता था। ठीक है, इक्वल क्या लिखा, 1 अपॉन 3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। ये वाली चीज़ क्या थी, H2 के बनने की दर, इक्वल करने के लिए 1 अपॉन 3 लगाया था, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट मतलब इन सब के रेट को। तो यहाँ हटाओ तो यहाँ हटा दो, 3 से 3 हट गया, तो क्या आ गया, यहाँ नीचे लिख लो 1 अपॉन 10 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो लास्ट आंसर क्या आ गया अपने पास में, H2 के बनने की दर, H2 के बनने की दर 0.1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, सेकंड इनवर्स है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन क्या था अपना, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, अमोनिया थी, N2 और H2 बन रहे थे,
यानी ये डिकम्पोज हो रही थी। इस अभिक्रिया में अमोनिया के 2 मोल जो है 1 मिनट में अपघटित हो जाते हैं। और इसके लिए आपको पहले तो अभिक्रिया वेग निकालना था। अभिक्रिया वेग सीधा सा अपने फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला, और इसी में आपको H2 के बनने की दर भी निकालनी थी। जो इसमें अमोनिया रखा गया उस पात्र का आयतन आपको दे रखा है कितना, 1 लीटर। सीधा सा वेग निकालना हो, सांद्रता में परिवर्तन अपन परिवर्तन में लगा समय। इसके रेफरेंस में निकाला है, घटने की दर पूछी अपने, या इससे निकाल रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, या मान लो चलो यहाँ से, तो ये आ गया 2 मोल पर लीटर। डायरेक्ट वेग में अपन साइन भी नहीं लगाए तो भी चलेगा इसमें। तो यहाँ पे ये वाला आ गया, सेकंड में रखे तो आ गया 1/30 मोल लीटर सेकंड इनवर्स। फिर अपने को पूछा कि भाई H2 के बनने की दर बताओ। N2 के बनने की दर ही पूछ सकता था, इसके कम होने की दर ही पूछ सकता था। तो फिर अपन ने क्या किया, जैसा अपन ने रिएक्शन था उससे उसका वेग का फॉर्मूला लिख लिया। फॉर्मूला लिखने के बाद में अभिक्रिया वेग अपने को पहले से फाइंड आउट कर रखा था, उसकी वैल्यू पुट करते ही इसके इक्वल कर दिया। जैसे सोल्व किया तो अपने पास H2 के बनने की दर आ गई 0.1 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये जो है अपना इसका क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को उतारना है, आपको रिपीट करना है। तो क्वेश्चन करा, वेग पढ़ा, वेग को पूरा रिलेट करा। उसके बाद में अभिक्रिया वेग, जैसे मान लो इक्वेशन जो है आपको और करके लाना है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये क्वेश्चन आपको खुद को ट्राई करना है, खुद को ट्राई करना है क्वेश्चन, जैसे अभी किया था अपन ने। एक अभिक्रिया A to B में A की सांद्रता A की सांद्रता 0.02 मोल प्रति लीटर, 0.02 मोल प्रति लीटर से 5 मिनट में घटकर 0.01 मोल प्रति लीटर रह जाती है। तो औसत वेग की गणना करो। तो औसत वेग की गणना करो, फटाफट लगाना है क्वेश्चन को। देखें सीधा सा क्वेश्चन है। कोई अभिक्रिया दे रखी है A to B में A की सांद्रता 0.02 मोल पर लीटर से 5 मिनट में घटकर 0.01 मोल पर लीटर रह जाती है। तो औसत वेग की गणना करो, मतलब कुल मिला के औसत वेग आपको इसमें निकालना है। लगाओ क्वेश्चन, देखें मैं भी बता रहा हूँ इधर। पहले आपको खुद को करना है, बाद में टैली करना है। औसत वेग फॉर्मूला डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। डेल्टा C की वैल्यू अपने को दे रखी है, पहले थी 0.02, बाद में हो गई 0.01, दोनों की यूनिट मोल पर लीटर है ही। इस चेंजेस में तो आपके पास डेल्टा C आ जाएगा 0.01। इस चेंजेस में टाइम जो लगा वो निकाल के दिया हुआ है आपको, कितना 5 मिनट। ऐसा यूनिट में चेंज करो तो 300 सेकंड आप लिख सकते हो, डायरेक्ट मिनट में भी निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई आपको दिया हुआ नहीं है, मिनट में बता सकते हो आप। सीधे सी वैल्यू पुट करोगे, 0.01 रखोगे, टाइम रखोगे 300 सेकंड, और 300 सेकंड जैसे आप रखोगे तो पॉइंट हटाओगे तो 1/3 इंटू 10 की पावर 4 लिख दूँ भाई। 2 ये हटा लिए, 2 ये आ ही गए, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे 3 इंटू 10 की पावर -4। साइंटिफिकली सिग्निफिकेंट में चेंज करोगे तो 3.3 इंटू 10 की पावर
-4 यूनिट लगा दोगे मोल लीटर और सेकेंड इनवर्स। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे मान लो सबसे पहला लेते हैं सांद्रता। ठीक है, सांद्रता कल अपन ने बात करी थी, अच्छा तो अपन जानते भी हैं सभी की ए और बी ये स्टार्टिंग में मैक्सिमम होते हैं और ये जीरो होते हैं। जीरो होते मतलब पूरी जगह खाली है, यहाँ पे अभी पूरा एरिया ब्लैंक है ये वाला। जैसे अभिक्रिया चलेगी ये वाले टूटेंगे, ये वाले बढ़ेंगे, इनकी मात्रा कम होगी, मात्रा मतलब सांद्रता कम होगी और इनकी सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। अब शुरू में सांद्रता ज़्यादा है तो जल्दी से कम होगी, ये वाली करेगी ये वाली। तो कोई भी अभिक्रिया आप स्टार्ट कर रहे हो तो उस अभिक्रिया की स्टार्टिंग में उसका वेग सर्वाधिक होता है, क्योंकि प्रारंभ में सांद्रता ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ उत्पाद की मात्रा क्या होती है, जीरो। तो बाद में यहाँ पे उत्पाद की मात्रा बढ़ती जाएगी, इधर मात्रा कम होती जाएगी, तो वेग जो है समय के साथ अपन घटता और जाएगा। ऐसा अपन ने बताया भी था सांद्रता के, ये वाला ग्राफ आया था अपना, यहाँ अपन ने लिए थे क्या, टाइम, यहाँ पे लिया था अपन ने क्या, कॉन्सेंट्रेशन। तो इसीलिए लिया था कि स्टार्टिंग में ये वाला ग्राफ तेजी से गिरेगा, फिर बढ़ेगा ये वाला ग्राफ। ठीक है, तो ये जो ग्राफ गिर रहा है मतलब अपन ये कह सकते हैं कि अगर अभिकारकों की सांद्रता अधिक है तो अभिक्रिया वेग भी क्या होगा, अधिक होगा। प्रारंभ में किसी अभिक्रिया का वेग सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता प्रारंभ में सर्वाधिक होती है जबकि उत्पाद की सांद्रता जीरो होती है। और जब दोनों की सांद्रता बराबर हो जाए तो उस चीज़ को तो अपन ने 11 में 7 चैप्टर में पढ़ा भी था बहुत अच्छे से, ये वाला साइन लगाते हैं। और जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाए तो उस चीज़ को अपन क्या बोलते थे, साम्य बोलते थे, अगर अभिक्रिया उत्क्रमणीय है तो। ठीक है, दूसरा है ताप का प्रभाव। अलग से भी पढ़ेंगे इस टॉपिक को, यहाँ पे थोड़ा छोटा है, बाकी आर्रेनियस की थ्योरी जो होती है इसी में चलेगी। ठीक है, ताप का प्रभाव देखो, ताप का प्रभाव अभिक्रिया वेग पे सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। सामान्यतया किसी अभिक्रिया का ताप यदि आप 10 डिग्री तक इंक्रीज करते हैं, 10 डिग्री तक बढ़ाते हैं, तो उस अभिक्रिया का वेग लगभग दुगुना या 3 गुना हो जाता है, या तो डबल हो जाएगा या ट्रिपल हो जाएगा। मतलब 200 से 300% की वृद्धि हो जाती है अगर किसी अभिक्रिया का टेम्परेचर आप 10 डिग्री तक इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अभी अपन ने देखा था किसी अभिक्रिया का जो वेग था अपने पास आया था 0.1 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स जो आ रहा था। यदि आप इसको इस अभिक्रिया, जैसे मान लो ये जो रेट अपन ने निकाली थी ये आ रही थी 210 केल्विन पे आ रही थी, और इसी को अपन ने इंक्रीज करके 220 केल्विन कर दिया, तो यही जो रेट है इसकी या तो जस्ट डबल हो जाएगी या ट्रिपल हो जाएगी। ठीक है, मतलब अभिक्रिया का वेग ताप बढ़ाने पर बढ़ता है और ताप कम करने से कम हो जाता है। अब देखो ये क्यों बढ़ता है, इसका एक अलग से पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, आर्रेनियस सिद्धांत। ठीक है, एक और चीज़, जनरली अपन ऐसा मानते हैं कि सभी अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने से उसका अभिक्रिया वेग बढ़ता है। एनर्जी के बेस पे अपन अभिक्रियाएं देखें तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, जिसको ऊष्मासेपी और ऊष्माशोषी बोलते हैं, ऊष्मासेपी और ऊष्माशोषी। आप सब जानते ही हैं ऊष्मा तापांतर का फलन होती है। पूरा क्लियर करें तो वैसे तो सामान्यतः यही बताते हैं कि 10 डिग्री तापमान इंक्रीज कर दो तो उस रिएक्शन का जो रेट है 200 से 300% इंक्रीज हो जाता है, लेकिन अपन ये भी बता सकते हैं कि पर्टिकुलरली तो ऊष्मा के बेस पे देखें तो रिएक्शन 2 टाइप्स की हैं, ऊष्मासेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्मासेपी में जो है ऊष्मासेपी में ऊर्जा
उत्सर्जित होती है और शोषी में अवशोषित होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मीन्स ऊष्मा सेपी अभिक्रियाएं हैं, उनका ताप बढ़ाने से अभिक्रिया वेग बढ़ता नहीं है, बढ़ने की बजाय क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि ऐसी अभिक्रियाएं बहुत तीव्र गति से होती हैं, स्वतः हो जाती हैं, इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय अगर कोई अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है तो उस अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसका जो वेग है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो कॉमनली अपन यही बोलते हैं, क्योंकि जनरली अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी होती हैं, तो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए अपन ये बताते हैं कि ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से 2 गुना और 3 गुना हो जाता है, और ऊष्मा सेपी के लिए ताप बढ़ाने से अभिक्रिया वेग कम हो जाता है। अगर इसके बाद भी ताप बढ़ा दिया जाए, 10 डिग्री के बाद भी ताप बढ़ाएं, तो अभिकारक अणुओं में गति बढ़ जाती है। भाई ताप बढ़ाने से क्या बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो यहाँ तक तो वो गतिज ऊर्जा क्या होगी, लाभदायक होगी, मतलब उसको उत्पाद में कन्वर्ट करती रहेगी। लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ाने के बाद उनकी गति ऊर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो उनमें टक्कर होगी, और टक्कर होने से अभिकारक अणु नष्ट हो जाएंगे, जिससे अभिक्रिया वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जनरली अपन ये कहते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड यदि वेग बढ़ा दिया जाए तो उसका वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है, और उसके बाद यदि वेग बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाते हैं तो उसके बाद उसका वेग कम हो जाता है। कंप्लीटली बताएं तो ऊष्मासेपी अभिक्रियाओं के लिए ताप बढ़ाने से वेग में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि उनमें पहले से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के लिए अगर ताप बढ़ाते हैं तो उसमें वेग में वृद्धि हो जाती है। ये दोनों में पर बाकी इस ताप के प्रभाव को पूरा एक कंप्लीट टॉपिक है, जिसमें सक्रियण ऊर्जा, दहलीज ऊर्जा, ठीक है, टक्कर सिद्धांत वगैरह जो है वो इसमें अपन पढ़ेंगे। तो ये हो गया पहला सांद्रता का, दूसरा हो गया ताप का, तीसरा जो है वो दाब का प्रभाव है। नोट्स खुद बनाते रहना है, क्योंकि प्रिंटिंग बुक में वैसा कुछ लिखा हुआ है, नोट्स तो वही काम करेंगे जो आप खुद लिखोगे, और नोट्स होते भी वही हैं जो खुद के द्वारा लिखे हुए हों। तीसरा जो प्रभाव था वेग पर, वो प्रभाव था दाब का प्रभाव। दाब के प्रभाव जनरली देखो, दाब का प्रभाव गैसीय अभिक्रियाओं पे लागू होता है। गैसीय अभिक्रियाओं पर दाब का जो प्रभाव है गैसीय अभिक्रियाओं पर लागू होता है, क्योंकि गैस संपीड़ित हो सकती है। द्रव और ठोस अभिक्रियाओं पे दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी स्थिति चेंज नहीं करते दाब की। तो गैसीय अभिक्रियाओं में भी दाब बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, और दाब कम करने से, क्योंकि दाब बढ़ाने से गैस एकत्रित हो जाएगी, अभिकारकों की मात्रा बढ़ेगी। ठोस और द्रव अभिक्रियाओं पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दाब का ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है। केवल गैसीय अभिक्रियाएं तो दाब का प्रभाव होगा, बाकी दाब का प्रभाव नहीं होगा। यह आपका हो गया थर्ड जो है अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों में, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे टॉपिक अगला नया, अभिक्रिया का वेग नियम, या अपन इसको बोल सकते हैं वेग व्यंजक। अभिक्रिया का वेग नियम पढ़ेंगे, या अपन इसको बोल सकते हैं वेग व्यंजक। इस वेग व्यंजक में अपन जो नियम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। भाई द्रव्य किस अनुपात में क्रिया करता है, जो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम था अपन ने 11th में पढ़ा था, 7 चैप्टर में, साम्य वाले में, ठीक है।
तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या था? ये अभिक्रिया वेग को जो है द्रव्य अनुपाती का नियम का गुलबर्ग और बागे ने दिया था, देने वाले थे गुलबर्ग और बागे ने दिया था द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। और इन्होंने क्या कहा था, जो दिया था वेग, कि कोई भी अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारकों का अभिक्रिया, किसी भी अभिक्रिया में जो अभिक्रिया वेग होता है, जैसे मान लो ये अभिक्रिया कॉमन रिएक्शन ले लिया ए और उत्पाद, उसने केवल द्रव्य को इसी अनुपात, द्रव्य का जो क्रियाकारी अनुपात उसी को गया, तो उसने क्या कहा कि अभिक्रिया वेग जो था वो अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है, मतलब अभिकारकों की वह सांद्रता जो केवल सक्रिय है, जो क्रिया में भाग ले रही है, उसी के समानुपाती होता है। इसमें उत्पाद से कोई मतलब नहीं था। तो अभिक्रिया वेग को समानुपाती कर दिया अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के। तो वेग बराबर क्या लिखा उसने, के कांस्टेंट लगा दिए और ए, ठीक है। तो डायरेक्टली, और अगर मान लो एक और रिएक्शन लिखें, जैसे ए प्लस बी और यहाँ पे क्या आ गया, उत्पाद, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखें इसके लिए द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, तो वेग इज इक्वल टू के, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ए और यहाँ पे क्या आ गया, बी। अगर मान लो इसमें कोई स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो, मतलब द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से वेग लिखो तो डायरेक्ट अभिकारकों की सांद्रता लिखनी है। वैसे वेग लिखनी है तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी पहले पढ़ चुके हैं अपन, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, ठीक है। एक और एग्जांपल जिसमें मान लो कोई स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी हो, रस समीकरण मितीय गुणांक जिसको अपन बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आ गया प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट आया इसमें अपन ने लिखा वेग इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा, के तो कांस्टेंट आएगा ही आएगा, ए और यहाँ पे क्या आ गया, बी। यहाँ पे जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसकी पावर लगा देते हैं, क्या करते हैं, उसकी पावर लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से वेग लिख दिया, अपन जानते हैं वेग बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, इसी को कंप्लीट करें तो के इज इक्वल टू ए। ये जो दोनों वेग को कंपेयर किया है, ये किसी अभिक्रिया क्या कहलाता है, वेग व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है इसका, वेग व्यंजक। जैसे मान लो इस अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक लिखो, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से लिख दिया, और वेग बराबर डायरेक्ट अपन जानते हैं डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, साइन भी लगा सकते हो प्लस। अब यहाँ पे मान लो अपन ने क्रियाकारी पदार्थ अभिकारक ही लिया है, तो इधर भी वेग किसका लिखेंगे, अभिकारक का ही लिखेंगे, तो यहाँ पे साइन किस आ जाएगा, नेगेटिव। इसके लिए वेग व्यंजक लिखें तो अपन ये लिख सकते हैं माइनस डेल्टा सी अपॉन, ये तो आ गया पीछे वाले से, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से ये पूरा है, तो यहाँ पे आ गया इक्वल के ए की कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पे बी की, यहाँ पे स्टोकियोमेट्री नहीं था इसलिए अपन ने क्या लगा दिया, कोई भी कोएफिशिएंट, जो भी स्टोकियोमेट्री कोएफिशिएंट नहीं था इसलिए अपन ने 1 पावर रख दी। इसके लिए अपन लिखे देखो वही आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल्टा सी और यहाँ पे क्या आ गया, डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, के ए, उसकी पावर क्या आ गई, n1, यहाँ पे b और यहाँ पे क्या आ गया, n2। ये सभी क्रिया का वेग नियम या वेग व्यंजक आ गया, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम या वेग व्यंजक लिखना हो तो वेग नियम में क्या करना है, कौन सा नियम आएगा, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम आएगा। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम क्या है कि द्रव्य किस अनुपात में क्रिया करता है, वही द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम है। अभिक्रिया वेग जो होता है क्रियाकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है, सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। ये लो कांस्टेंट आ गया, वेग आ गया। द्रव्य
ये तो उससे आ गया। अपन जानते थे वेग बराबर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, ये लगा दिया, दोनों कंपेयर किया, कंपेयर करने से जो आया उसको क्या लिख दिया अपन, वेग व्यंजक लिख दिया। दूसरी जो रिएक्शन थी उसके लिए अपन ने पहले लिखा द्रव्यानुपाती क्रिया से, फिर कंपेयर किया तो ये वाला आ गया, ये कहलाता है इसके लिए वेग नियम या वेग व्यंजक, ठीक है। और थर्ड जो रिएक्शन थी N1A प्लस N2B, N1A प्लस N2B प्रोडक्ट आ गया, तो वेग लिख दिया K, उसकी पावर आ गई N1 A की और B की पावर आ गई क्या, N2, ठीक है। और दोनों कंपेयर किया तो माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के ए की पावर N1 और B की पावर N2। ये सभी क्रिया के लिए अपने पास में क्या आ गया, जो वेग व्यंजक आ गया। अब कोई भी अभिक्रिया यदि आप लिख दें तो उसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग नियम लिख सकते हैं, उसी के लिए आप क्या लिख सकते हैं, वेग व्यंजक लिख सकते हैं, ठीक है। इसको उतारना है पूरे को, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लिखना है पूरा। अब देखो वेग नियम और वेग व्यंजक से अपन अभिक्रिया का प्रायोगिक वेग समीकरण और सैद्धांतिक वेग समीकरण जो है वो निकालेंगे, जिससे अभिक्रिया कोटि भी है और जो अपन अगले क्लास में